हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम 158 से करेंगे एमसीक्यू। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 157 से कर लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि एलएलपी का एक बार रिवीजन करके जरूर आइएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड करेंगे हम क्वेश्चन। कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? क्या एक वो नॉन ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, अब बॉडी कॉर्पोरेट, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। देखिए, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है ना दोस्तों, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप का अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है, जैसे बिल्कुल कंपनी की तरह। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाता है। तो दोनों ही बात सही है। जैसे लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स दैट पार्टनर, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है वो अलग हो, और जो एलएलपी है वो अलग है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एंड इसके बाद एलएलपी को एक बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाता है। तो दोनों ही बात सही है, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। यहाँ लिखा है नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ये गलत है क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी होती है। पार्टनर्स अलग होते हैं और ऑनर बिजनेस अलग होता है। लिखा है एलएलपी एक्ट के हिसाब से एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर से अलग एग्जिस्टेंस होती है, बिल्कुल कंपनी की तरह। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाता है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड, स्यू या फिर उसके ऊपर स्यू हो सकती है। पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, इसलिए बी और सी दोनों ही सही स्टेटमेंट है। क्लियर है जी? इसके बाद आपसे कह रहा है कि देखो एलएलपी शेल बी गवर्न इन द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। भाई एलएलपी का सारे प्रोविजन कहाँ पर लिखे हैं? एलएलपी एक्ट 2008 में लिखे हुए। व्हेन अ एचयूएफ बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, वेदर सॉरी वैन कह रहा हूँ, वेदर एचयूएफ, क्या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो पर्सन है वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? नहीं दोस्तों, एचयूएफ कांट बिकम द पार्टनर इन एलएलपी। ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। एलएलपी में सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनर बन सकते हैं। एचयूएफ एक सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स के अंदर। पर्सन लीगल पर्सन नहीं होता है जिसे पार्टनर बनाया जा सके। ठीक है ना? एचयूएफ क्या है? एक अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे पर्सन होते हैं, उसमें मुखिया करता होता है, उसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही होती है, इसलिए उसको हम पार्टनर ही बना सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन को ही पार्टनर बना सकते हैं। हाउ मैनी डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी? एलएलपी के अंदर कितने पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है? कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। इसमें मैंने सारा इसका लिखा भी है हिंदी में, जो जो समझाने लायक है वो मैं समझा दूंगा, जो जो डायरेक्ट कर सकते हैं उसको डायरेक्ट कर लेंगे। एलएलपी शेल बी फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म 8। फॉर्म 8 के अंदर एलएलपी अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट देती है फॉर्म 8 के अंदर। Who is the authority to grant compounding of offense under the LLP Act? Who is the authority to grant compounding of offense? Compounding of offense? इधर देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलएलपी को सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑफेंस कंपाउंडिंग की पावर किसके पास होती है? ऑफेंस कंपाउंडिंग की पावर, कि भाई ऑफेंस जितने भी उसको कंपाउंड मतलब इकट्ठा कर दो, किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है इसमें। एलएलपी एक्ट कंपाउंडिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। माइनर नॉन कंप्लायंसी या डिफॉल्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंपाउंड कर सकती है। रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं होती है। कंपाउंडिंग पेनल्टी रिड्यूस करने का मैकेनिज्म होता है, इसलिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अवॉइड हो सकता है। इसलिए करेक्ट है, आपका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और रजिस्ट्रार के पास ये कंपाउंडिंग पावर नहीं होती है। ठीक है ना? व्हाट इज द टाइम लिमिट? क्या वो टाइम लिमिट है विद इन विच एलएलपी सेल फाइव एनुअल रिटर्न टू आरओसी? विद इन 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को जैसे जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है आरओसी को। ठीक है जी, याद रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एलएलपी इज नॉट डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, गलत है ये। एलएलपी एक्ट में एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, सही है। एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सही है। बोथ बी एंड सी, अभी करा मैंने, ये वाला क्वेश्चन है आपको।
एक वो लीगल सेपरेट एंटिटी होती है और आपके पास वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। यार ये रिपीट आ गया, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ये ना रिपीट रिपीट दे देते फालतू ड्रामा इनका। अबे यार एक ही बार दे दो, क्या दिक्कत है? इसलिए तो इन्होंने ज्यादा बढ़ाया क्वेश्चन, रिपीट बेसिस पर डाल दिया है। भैया एलएलपी में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है, दोज बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट एलएलपी के अंदर मेंटेन करनी पड़ती है? पर्टिकुलर ऑफ डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर और एलएलपी, बिल्कुल सही। इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज इन वर्किंग प्रोग्रेस, ये भी सही है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये भी सही है। मतलब सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है एलएलपी को। रिसिप्ट एंड खर्चे और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो परचेज वर्किंग उसकी इन्वेंट्री का, और एसेट्स एंड लायबिलिटी का, चारों को चारों बुक, तीनों बुक मेंटेन करनी पड़ती है। लो जी, यहाँ पर खत्म हो गया एलएलपी आपका। अच्छा, एलएलपी और सेल ऑफ गुड्स मिक्स आ गया। एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिस इज नॉट इंक्लूड, ये गलत है भाई। एज पर द एलएलपी एक्ट होना चाहिए था, यहाँ पर भी एज पर द एलएलपी एक्ट होना चाहिए था, क्वेश्चन में गलती है। क्योंकि डाटा आपको एलएलपी एक्ट के हिसाब से दे रखा है ना, ठीक है ना, ये गलत दे रखा है। एज पर सेल्स ऑफ नहीं, एज पर एलएलपी एक्ट होना चाहिए था। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड मेंटेन इट्स अकाउंट एट द ब्रांच ऑफिस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड मेंटेन इट्स अकाउंट एट द कॉर्पोरेट ऑफिस, एट द हेड ऑफिस, या एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए एलएलपी का जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वो कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर होता है, जहां पर उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर एलएलपी का अकाउंट्स मेंटेन। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा है ना कि एलएलपी एक्ट के जो अकाउंट्स होते हैं वो किस जगह पर मेंटेन करना जरूरी है। दिस इज नॉट इंक्लूड आता है। कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पर उनका ऑफिस है वहां तो मेंटेन करेंगे, ब्रांच ऑफिस में भी करेंगे, हेड ऑफिस में भी करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करेंगे। ये होगा सर इसका आंसर, ये नहीं। देखिए हमें यहाँ पर दिस इज नॉट इंक्लूड कह रहा है, इसका मतलब है कि एलएलपी का जो एलएलपी एक्ट के अनुसार जो अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब कहाँ पर मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। ब्रांच ऑफिस आप अकाउंट्स, जहाँ पर ब्रांच होगा आप एलएलपी का वहां तो अकाउंट मेंटेन होंगे ब्रांच के। हेड ऑफिस होगा तो हेड ऑफिस के मेंटेन होंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ पर होगा वहां होंगे। पर रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है, जहाँ पर आपने अपने ऑफिस को रजिस्टर करा का, जरूरी नहीं है कि वहां पर अकाउंट मेंटेन करो, रजिस्ट्रेशन आप अलग जगह। तो ये आपका ये वाला सही है। एलएलपी एक्ट के अनुसार अकाउंट्स जो मेंटेन होते हैं एक्रूल बेसिस के बेसिस पर होते हैं, यस। कैश बेसिस से भी कर सकते हो, डबल एंट्री सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव है। एलएलपी एक्ट के अनुसार आप तीनों जगह यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। एक चीज यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर ना, एलएलपी एक्ट का जो एनुअल रिटर्न फाइल करने होती है वो टाइम लिमिट, मेरे को जहां तक याद आ रहा है 60 दिन होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोजर ऑफ द, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसका 60 दिन के अंदर है, पर बुक में 30 दिन दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। एक बार आप मॉड्यूल में देख लेना, मेरे ध्यान से वो दिन नहीं आ रहे। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 60 दिन के अंदर, मुझे लगता है 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है फॉर्म नंबर 11 के अंदर। एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो फॉर्म नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है। और यहाँ 30 दिन दे रखा है बुक के अंदर, तो क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेना, मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में क्रॉस चेक करके बता दूंगा। देखो आई गया, एलपीएलपी की एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करनी होती है? फॉर्म नंबर 11 में। फॉर्म 11 में एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट जिस दिन खत्म होंगे, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर होता है। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी एलएलपी, हर एलएलपी का ऑडिट कंपलसरी नहीं होता अगर उसका टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा तो फिर उसको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड एनी फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपीज और हुज कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज, ये है आपका आंसर है, याद रखिएगा। अगर किसी एलएलपी का जो टर्नओवर है किसी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ऊपर नहीं गया है और उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से एक्सीड नहीं करा है, तो उसको एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। अगर इसके ऊपर एक्सीड कर जाती, कोई एक भी अनसेटिस्फाई होती है, तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट कहां पर कब लागू करा गया था? 31 मार्च 2009 को इन्फोर्सेबल था ये। लाया गया तो 2008 में, पूरी हिस्ट्री बता रखी है क्लास के अंदर इसकी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एलएलपी, इनमें से कौन सी लिस्टेड कंपनी उसको एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप? द अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल। अगर आपको एलएलपी का नाम, अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड, अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल आने के बाद कितने महीने तक वो नाम वैलिड होगा जो नाम आपने अप्रूव्ड कराया है? 3 महीने तक। 3 ही महीने है ना इसका, चेक कर लेता हूँ। एलएलपी नेम अप्रूवल आरओसी के थ्रू मिलती है। अप्रूवल के 3 महीने तक नेम रिजर्व रहता है। इस ड्यूरेशन एलएलपी इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट करना होता है। अगर 3 महीने एक्सपायर हो जाए तो नेम वापस अप्लाई करना पड़ता है। एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, एलरेडी 3 महीने। ठीक, 3 महीने मुझे भी याद था। फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, अभी एलएलपी के हिसाब से इंडिया का रेसिडेंट कौन होगा भाई? ये वाली डेफिनेशन आपको लगता है कि जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है वो यहाँ पर अप्लाई होगी? नहीं, इसकी अलग है। अगर किसी भी प्रीसीडिंग 1 ईयर के अंदर 182, पिछले 1 साल के अंदर इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 ईयर में अगर 182 दिन से कम रहा है, पीपल हु स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182, 182 दिन अगर हो गया है उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पिछले प्रीवियस प्रीसीडिंग 1 ईयर के अंदर, तो उसको हम रेसिडेंट इंडिया मान लिया जाएगा। इनकम टैक्स में थोड़ा अलग डेफिनेशन है, वहाँ भी 182 दिन है, पर उसमें एक और कंडीशन है वहाँ पर। आगे कह रहा है इन विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप, वहाँ पर वन पार्टनर की एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और दूसरे पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ऐसी कौन सी पार्टनरशिप होती है जहाँ पर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है? आंसर दिया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जबकि ये गलत है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर ही यही कहता है कि सभी पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, तभी तो लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड यूज हुआ पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, इसका सही आंसर है लिमिटेड पार्टनरशिप, नॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके लायबिलिटी वर्ड नहीं आता। ऐसी पार्टनरशिप जहां पर लायबिलिटी वर्ड नहीं, एलएलपी नहीं आएगा, फिर वहां पर सिर्फ लिमिटेड पार्टनरशिप आएगा। एक तरीके की पार्टनरशिप जो एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, इसका फीचर ये होता है जहां पर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड और दूसरे की लिमिटेड होती है। तो इसका आंसर ये सही है, पर वर्ड लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं होना चाहिए था। अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोला फिर वो एलएलपी बन जाएगा ना, तो वहां पर सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है दोस्त। ठीक है सर, बुक के अंदर बहुत गलती है, बहुत गलती है। एनी चेंज इन अ पार्टनरशिप ऑफर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर कोई भी एलएलपी के अंदर अगर कोई पार्टनर्स के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो चेंज जो होता है वो बाकी रिमेनिंग एग्जिस्टेंस पे एलएलपी पे नहीं पड़ता, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है पार्टनरशिप। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर पार्टनर आ रहा है जा रहा है एलएलपी वहीं पर खड़ा हो, तो सेल नॉट इफेक्ट एग्जिस्टिंग राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। एलएलपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका। भाई अगर मान लो कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, तो भाई ये कंपनी के शेयर होल्डर आते हैं जाते हैं, डायरेक्टर आते हैं, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर आएगा जाएगा कुछ भी करे, एलएलपी वहीं खड़ी रहेगी। अगर ऐसी व्हाट इज द फाइलिंग फीस, फेयरिंग फीस क्या होती है एलएलपी के केस के अंदर, जहां पर कंट्रीब्यूशन अगर आपका 5 लाख से ऊपर हो जाए और 10 लाख से एक्सीड, 150 रुपये होती है जी फाइलिंग फीस। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख से बढ़ जाए और 10 लाख से कम रहो, एक्सीड नहीं करे, तो 150 रुपये की फाइलिंग फीस आपको जमा करानी होती है आरओसी के अंदर। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर सेल वेयर अ पर्सन बिकम अप सीजस टू बी अ पार्टनर, अगर कोई पर्सन पार्टनर बन जाता है या अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप अपनी स्टॉप कर देता है एलएलपी के अंदर, वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर के नेम में चेंज आया या पार्टनर के एड्रेस में चेंज आया, तो आपको एक आरओसी को एक नोटिस भेजकर बताना पड़ता है ये बात कि भैया एक नया पार्टनर आया है एलएलपी के अंदर, या कोई पुराना पार्टनर छोड़कर चले गया, सीज स्टॉप कर दिया, पार्टनर के नेम में चेंज आया, पार्टनर के एड्रेस के अंदर चेंज आया, तो आरओसी को बताना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनरशिप बिकम, 60 दिन के अंदर बताना पड़ता है। अरे 30 दिन, सॉरी 60 दिन ऊपर वाला याद आ गया मुझे, 30 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा जब भी आप पार्टनर के नेम में चेंज आया, नया पार्टनर आया, पार्टनर छोड़ के चले गया है, पार्टनर के एड्रेस में चेंज आया, तो जिस दिन वो चेंज आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता दो, इंटीमेट कर दो। भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जो एक इंडिविजुअल होता है और एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी
रेसिडेंट इंडिया, एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 एलएलपी एक्ट के अनुसार एवरी एलएलपी शैल फाइल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो एलएलपी एग्रीमेंट होता है ना, उसका इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को जमा कराना पड़ता है। कौन से फॉर्म में जमा कराना पड़ता है? फॉर्म नंबर 3 में जमा कराना पड़ता है। एलएलपी से रिलेटेड एग्रीमेंट की डिटेल भी आरओसी को जमा करानी पड़ती है, वो फॉर्म नंबर 3 में जमा करानी पड़ती है, ये याद रखिएगा भाई। एलएलपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना होता है, ये भी बुक के अंदर गलत दे रखा है। बुक के अंदर 50 दे रखा है, जबकि कोई भी लिमिट नहीं होती एलएलपी के अंदर। एलएलपी के अंदर अभी जो करंट आपका चल रहा है ना, उसके अंदर करंट जो कानून है उस पे एलएलपी के अंदर कोई भी पार्टनरशिप के अंदर लिमिट नहीं होती, एक नॉन लिमिट है। एलएलपी की ड्यूरेशन क्या होती है? एलएलपी की ड्यूरेशन लिमिटेड नहीं होती दोस्तों, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ड्यूरेशन लिमिटेड नहीं होती। जब तक एलएलपी डिसॉल्व ना हो जाए तब तक चलती रहेगी। इसका मतलब परपेचुअल सक्सेशन है, जब तक वो डिसॉल्व ना हो जाए। एक्सटेंड अप टू द प्रॉपर्टीज, जब तक एलएलपी का डिसोल्यूशन ना हो जाए। लिखा था ना डिसोल्यूशन के कंसेप्ट भी पढ़े थे एलएलपी के अंदर, तब तक एलएलपी मतलब एक तरीके से परपेचुअल सक्सेशन है, जिंदगी भर चलती रहेगी जब तक वो डिसॉल्व ना हो जाए, कंपनी की तरह। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उन सभी एक्ट और मैटर्स या थिंग जो भी एलएलपी के द्वारा किए जाते हैं। एलएलपी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी? सर सेपरेट लीगल एंटिटी का जो बेनिफिट है वो दो जनों को मिलता है, एलएलपी और कंपनी। एक्ट कंपनी को, तो एलएलपी और कंपनी बोलो बोथ ए एंड बी विल करेक्ट। सिंपल आंसर है। इन एनएलपी विच ऑफ द फ्लोइंग टू रिगार्डिंग द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर? अगर पार्टनर की पर्सनल एसेट क्या होती है? लिमिटेड होती है एलएलपी के अंदर। सभी पार्टनर की जो पर्सनल एसेट है वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर, यही तो एलएलपी का मेन फीचर है। इसलिए ऊपर वाले में आंसर गलत दे रखा है। उधर लिखा था कि एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड और दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, वो होगा एलएलपी। नहीं, वो होता है सिर्फ लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी वर्ड यूज होगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ में आ गया भाई? बहुत सारे आंसर इसमें गलत दे रखे, बहुत सारे गलत दे रखे। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड? कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी एलएलपी को स्टेब्लिश करने के लिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एलएलपी एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर मैंने उल्टा पढ़ दिया। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ करी ऊपर। इधर आ जाओ, ये अलग क्वेश्चन था, ऊपर अलग। भाई एक बार बताओ, ये अलग क्वेश्चन था। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एलएलपी? एलएलपी का प्राइमरी एडवांटेज क्या है? क्योंकि इसके अंदर पैसे भी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिट होती है, इसका प्राइमरी एडवांटेज है ये वाला। सभी पार्टनर की लायबिलिटी, बट एक केस ऐसा होता है जहां पर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड बन जाती है, अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो। अगर कोई इस पार्टनर ने फ्रॉड करा तो उसकी घर की असेट भी भेज देंगे भैया, फिर वो लायबिलिटी अनलिमिटेड पहुंच जाएगी। तो वही अगर इन एनएलपी विच ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग ट्रू पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर? पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर फुली प्रोटेक्टेड बाय द बिजनेस लायबिलिटी। पूरी प्रोटेक्ट होती है। पर्सनल एसेट लायबल होता है बिजनेस डेब्ट के लिए। पर्सनल एसेट आर पार्सली लायबल। पर्सनल एसेट लायबल होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही केस में लायबल होता है पर्सनल एसेट, वो है फ्रॉड। तो पर्सनल एसेट आर ओनली लायबल इफ देयर इज अ फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है और कह रहा है मेरी तो भाई लायबिलिटी लिमिटेड, आप मेरे घर की एसेट तो कह रहे हैं और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कैपिटल जितनी है वो रख लो आप, पर्सनल एसेट भी लायबल हो जाएगी अगर आपने फ्रॉड किया है तो पार्टनर ने। ठीक है सर, वैसे लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब मुझे बताओ सर, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एक एलएलपी को एस्टेब्लिश करने के लिए? एलएलपी एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऊपर पड़ा जो एलएलपी एग्रीमेंट होगा वो आरओसी को आपको बताना भी पड़ता है, उसको इन्फॉर्म करना होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर। हु इज रिस्पॉन्सिबल डे बाय डे विद द मैनेजमेंट? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भैया मैनेजमेंट के लिए जो भी एलएलपी के अंदर होता है? पार्टनर्स, जो भी एलएलपी के पार्टनर्स होंगे वो सभी, मैनेजिंग पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर भाई इक्वली डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। In an LLP, which partner is typically responsible for signing contract and legal document on behalf of partnership? पार्टनरशिप के बिहाफ पे कौन सा वो पर्सन है एलएलपी के अंदर? पार्टनरशिप के बिहाफ पे कौन सा रिस्पॉन्स पर्सन है जो सर साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर साइन करेगा? सर इसके अंदर इसका तो आंसर मैनेजिंग पार्टनर है, पर अगर ये मैनेजिंग पार्टनर है तो इसका आंसर भी मैनेजिंग पार्टनर होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब एलएलपी बनती है, ये इसका आंसर नहीं होगा फिर मेरे हिसाब से, इसका आंसर ये नहीं होगा। जब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब एलएलपी बनती है
तो पार्टनर्स के उसमें काम भी लिखे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी होती है। अब जिस पार्टनर का काम मैनेजिंग पार्टनर है, जो मैनेजिंग ही पार्टनर है, उसका काम ही मैनेजिंग करना है, डे टू डे ऑपरेशन को संभालना है, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है। ऑल पार्टनर इक्वली डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्यों? कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर होता है, कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, कोई कहता है कि भाई मैं आऊंगा उसे पैसा लगाऊंगा और प्रॉफिट ले जाऊंगा, वो काम नहीं करेगा, है ना। बहुत सारे तरीके के पार्टनर्स होते हैं। तो सभी पार्टनर इक्वली लाइबल हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो गलत हो जाएगा। बुक के अंदर दे रखा ऑल पार्टनर इक्वल लेवल, ये गलत हो सकता है जब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं और सब 5 जनों ने मिलकर एक एलएलपी खोली, मैंने कहा भाई मैं पैसा लगा सकता हूँ, काम नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। उसने कहा ठीक है भाई, जैसा आपका एग्रीमेंट कहता है, आप सब एग्री हो गए चीज के अंदर, कोई कह रहा भाई मैं काम करूंगा, मुझे सैलरी अलग से चाहिए। तो हर एक एग्रीमेंट पार्टनर्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल कंसेंट से बनता है। तो अगर मेरा एग्रीमेंट, हमारा एग्रीमेंट बना है कि भाई पार्टनर्स क्या है, सभी इक्वली लाइबल नहीं होंगे। भाई मैं काम ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों लाइबल हूँ, मैं तो भाई पैसा लगा रहा हूँ ना ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीज, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, मैनेजिंग पार्टनर आंसर होना चाहिए सर, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये गलत है भाई बुक के अंदर। और सर कौन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेगा, मैनेजिंग पार्टनर ही साइन करता है उसमें, ठीक है, समझ में आया। बहुत सारी गलती है भैया। विच टाइप ऑफ प्रोफेशन, कौन सा टाइप का प्रोफेशन है ऑप्टन टू फॉर्म एलएलपी इन अ सर्टेन जुडिक्शन, कौन से टाइप का प्रोफेशन होता है जहां पर हम एलएलपी को, टाइप ऑफ ऑप्टन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म ऑफ एलएलपी, एलएलपी को खोलने के लिए किस टाइप का प्रोफेशन की रिक्वायर्ड होती है। कोई भी खोल सकता है भाई, चाहे मेडिकल, मेडिकल प्रोफेशन, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑल ऑफ द अबव। भाई लॉयर भी खोल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, मेडिकल प्रोफेशनल चाहे तो खोल सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के या लॉयर के ही साइन होंगे एलएलपी को फॉर्म करने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन खोल सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। मेडिकल में एक तरीके से मैंने सोचा, पर मैं अगर चाहूँ तो मैं भी खोल सकता हूँ, आप चाहे तो आप भी खोल सकते हो एलएलपी। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर लॉयर के ही सिग्नेचर चाहिए एलएलपी को फॉर्म करने के लिए। ऑल दी अब कोई भी खोल सकता है। इन एन एलएलपी विच पार्टनर आर टिपिकली नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन के लिए कौन सा पार्टनर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन एंड डिसीजन, लिमिटेड पार्टनर। नहीं यार, लिमिटेड पार्टनर तो वो होता है ना जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड भी लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड पार्टनरशिप, साइलेंट पार्टनर होगा इसका आंसर। साइलेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो साइलेंट है भैया, है ना, काम धाम को कुछ पता नहीं, आता है देखता है चले जाता है। बता रहा हूँ, साइलेंट पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और जिनको काम में, ऑपरेशन के अंदर कोई भी रोल उनका नहीं होता है। मैंने अभी ऐसे कि आपको एग्जांपल दिया कि भाई मेरे पास सिर्फ पैसा है, मैं लगा सकता हूँ, पर मैं काम नहीं कर सकता इसके अंदर, मैं साइलेंट पार्टनर कहलाऊंगा। तो फिर वो डे टू डे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब देखो बुक के अंदर लिमिटेड पार्टनर दे रखा है, जबकि गलत है, साइलेंट पार्टनर विल बी द राइट आंसर। प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है ऑफ एलएलपी कंपेयर टू कोऑपरेशन। अब इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एलएलपी और कोऑपरेशन के कंपैरिजन में नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है। कॉर्पोरेट में स्ट्रिक्ट परपेचुअल सेक्शन होता है, एलएलपी में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और पार्टनर कंसेंट पर डिपेंड करता है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर रिजाइन हो जाए तो एलएलपी डिसॉल्व हो सकती है। कॉर्पोरेट में डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्ट्रॉन्गर और स्टेबल होता है, इसलिए एलएलपी कंपैरेटिवली वीकल कंटिन्यूटी देती है। एलएलपी एक मेजर ड्रॉबैक है। मेरे अकॉर्डिंग एलएलपी का आंसर है लैक ऑफ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, क्योंकि एलएलपी और कॉर्पोरेशन की बात करें तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का लैक है, क्योंकि अगर पार्टनर चाहे तो एलएलपी को आज ही डिसॉल्व कर दे, जबकि कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना वो, बुक में दे रखा है इजी ऑफ फॉर्मेशन, एलएलपी को फॉर्म करना डिसएडवांटेज है ये, नहीं यार, भाई ये आंसर है यार इसका। हाउ मेनी शेड्यूल आर अवेलेबल इन एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है। एज ऑफ एडोलेसेंट वर्कर 14, यहां से इंडस्ट्रियल लॉ चालू हो गया। एडोलेसेंट वर्कर की एज क्या होनी चाहिए, 14 ईयर।
सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू बी यंग वर्कर इज टू बी ग्रांटेड बाय सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफिकेट कौन देगा कि ये यंग है, फिट है? सर्टिफाइड सर्जन। व्हाइट वॉश, कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन अ पीरियड ऑफ, कितने महीने के अंदर आपको दोबारा से व्हाइट वॉश या कलर वॉश कराना होगा? 14 महीने के अंदर। ये सारा इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर पड़ा हुआ है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा सर। इसके बिहाइंड में कोई लॉजिक ही नहीं है, 14 महीने के अंदर आपको करना पड़ता है, यही लॉ के अंदर लिखा हुआ है। विच वेयर अ मोर देन डैश वर्कर एम्प्लॉय इन अ प्रोविजन शैल बी मेड ऑफ कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग अ हॉट वेदर। अब गर्मी के अंदर आपको ठंडा पानी को देना पड़ेगा अगर आपके कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर 250 वर्कर से ज्यादा है तो। शेल्टर रूम, सुटेबल लंच रूम आर प्रोवाइडेड। शेल्टर रूम के साथ लंच भी रूम आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास इतने वर्कर से ज्यादा है। भाई शेल्टर रूम विथ सुटेबल लंच रूम आर प्रोवाइड करा जाएगा अगर वर्कर 150 से ज्यादा होंगे तो। 150 तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। अगर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार देखोगे तो 150 वर्कर से अगर ज्यादा वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं ना आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो आपको शेल्टर रूम सुटेबल लंच देना पड़ेगा। अब 150 का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव लिख रहा हूँ मैं, इसमें 150 का ऑप्शन नहीं दिया है मुझे। नो फीमेल चाइल्ड शैल बी वर्क इन एनी फैक्ट्री। इस टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी फीमेल चाइल्ड वर्क नहीं कर सकती। अब रात को नहीं कर सकती, ऑब्वियस है, रात वाले टाइम को इग्नोर कर दीजिए आप। नो फीमेल चाइल्ड। यार ये ना बुक बहुत परेशान करती है। बुक के आंसर में दे रखा है सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक। मेरे भी थोड़ा ध्यान से रह गया था कि भाई कौन सा टाइम था यार, 8 से 6 सुबह का ये भी टाइम है। इसमें बोल रहा है कि कौन सी ऐसी फीमेल चाइल्ड होती है, फीमेल जो ह्यूमन होती है, वो किस टाइम काम कर सकती है। किस टाइम अलाउड नहीं है, रात को अलाउड नहीं, मतलब कब काम कर सकती है, सुबह को काम कर सकती है। बुक के अंदर आंसर क्या दे रखा है? 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, ये भी करेक्ट था। और सही आंसर क्या है? 6 बजे से 7 बजे तक। अब मैं इसको क्रॉस चेक करने लगा भाई, मैंने कहा यार ये कौन सा आंसर है यार, और बुक का आंसर है 8 बजे से 7 बजे तक और सुबह 6 बजे का भी टाइम भी हुआ है। जहाँ तक मुझे याद था कि 6 बजे से 7 बजे तक। तो मैंने क्रॉस चेक करके ना अपना मॉड्यूल खोला, अभी वीडियो को पॉज करके मैंने एक बार देखता हूँ कि एक्चुअली में क्या कर रहा है ये बुक का। भाई ये इन्होंने तो हद ही मचा रखी है यार टीचर को परेशान करने की। भाई आप पेज नंबर 252 खोलो, उसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन। मैंने बुक फोन के अंदर खोल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोन के अंदर मैंने खोल रखा है, ठीक है। बुक खोल रखी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन, सेक्शन 66 लिखा हुआ है, नो ह्यूमन shall be required or allowed to work in any factory except between however 6 AM to 7 PM। एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट, इसके इसके अलावा और किसी भी टाइम पर काम नहीं कर सकती। सुबह 6 बजे 7 बजे तक काम कर सकती है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, और उसके अलावा किसी भी टाइम काम नहीं कर सकती। अब सही आंसर है 6 बजे 7 बजे तक। मैं करेक्ट था, बुक के अंदर ये दे रखा है। भैया बताओ, पूरा तो आंसर गलत दे रखा। अब जिस स्टूडेंट ने ये क्लास, ये वीडियो नहीं देख रहा, जो स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देख रहा, तो उसको तो गलत पढ़ के जा रहा है। वो थोड़ा क्रॉस चेक करेगा, उसको लगेगा कि मैं मॉड्यूल के अंदर जो भी आपको डाटा दे रखा है या मॉड्यूल के अंदर जो भी एमसीक्यू दे रखा है वो गलत है और वो सही है बिल्कुल। तो वहां पर जो दे रखा है उसने वही याद करा, वही लिख कर आगे, गलत हो गया, फिर फेल हो गया वो बेचारा। आगे बढ़ते हैं। कंपनसेटरी हॉलीडे आर टू बी अवेल विद इन अ मंथ, विद इन 1 मंथ है भाई इसका आंसर। बुक के अंदर 2 महीने दे रखा है, इसका आंसर 1 मंथ है। भाई कंपनसेटरी हॉलीडे मिलता है 1 महीने का, ठीक है, 2 महीने का नहीं मिलता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सेफ्टी मेजर फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। सेफ्टी मेजर के अंदर आपको ये वाला, आपको जो सेफ्टी मेजर पे ध्यान रखना है वो है फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। इसका मैंने लॉजिक भी दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने लिखा है ना 6 बजे 7 बजे तक, मुझको याद तो था। देखो 1 महीने का है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनसेटरी हॉलीडे का कितने टाइम के अंदर लेना होता है। कंपनसेटरी हॉलीडे कितने टाइम के अंदर लेना होता है? 1 महीने के अंदर लेना होता है। कंपनसेटरी हॉलीडे ओवर टाइम के बदले एम्प्लॉय को राइट होता है। लॉ के हिसाब से हॉलीडे 1 मंथ के अंदर अंदर अवेल करना जरूरी होता है, इससे एम्प्लॉय का रेस्ट का बैलेंस मेंटेन होता है। भाई आपने ओवर टाइम करा दी किसी वर्कर को बहुत ज़्यादा, अब उसको 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना कंपनसेटरी ओवर, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये था कि मान लो कल मेरी छुट्टी थी शनिवार की, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो शनिवार की मेरी छुट्टी थी,
कंपनी ने कहा कि आप शनिवार को काम करोगे, बहुत ज़्यादा वो है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आया, काम करा, मेरा ये ओवर टाइम काउंट होगा। अब मुझे इसका कंपनसेटरी हॉलीडे तो मिलेगा ना, 1 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ेगा, ये है मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन सेफ्टी मेजर से आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है। फेंसिंग ऑफ मशीन, सेफ्टी मेजर वो होता है जहां पर डायरेक्टली एक्सीडेंट प्रिवेंट करे। वेंटिलेशन, ह्यूमिडेशन, कंफर्ट मेजर होते हैं, सेफ्टी नहीं। वेंटिलेशन और ह्यूमिडेशन जो है कंफर्ट के लिए मेजरमेंट होते हैं, सेफ्टी के लिए नहीं। फेंसिंग मशीन वर्कर को मूविंग पार्ट से प्रोटेक्ट करती है, ये एक्सीडेंट प्रिवेंट का प्राइमरी टूल है। लॉ के मैंडेटरी गाइडलाइन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए फेंसिंग मशीन एक ट्रू सेफ्टी मेजर है। आप सेफ्टी मेजर का पढ़ लेना सर, फेंसिंग ऑफ मशीन। आइडेंटिफाई फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की पावर क्या है? सारी है इंस्पेक्शन की पावर, कि भाई किसी भी प्लेस पे एंटर इनटू एनी प्लेस ऑफ द फैक्ट्री, मेक इंक्वायरी इनटू एनी एक्सीडेंट, साइज, टेक कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, सब है। व्हाट डज नॉट अमाउंट टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या नहीं है? रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल। रिटायरमेंट का मतलब डिसमिस नहीं होता, अगर किसी को निकाल दिया है वो रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है जैसे सुपरएनुवेशन, रेजिग्नेशन, उसने रिजाइन कर दिया, मैं अपनी मर्जी छोड़ के जा रहा हूँ। सुपरएनुवेशन मतलब एज कंप्लीट हो गई, तो वो रिटायरमेंट का मतलब है। रिटायरमेंट का मतलब है। डिसमिस का मतलब तो निकाल देना होता है ना, तो वो रिटायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएटी पेबल, ग्रेजुएटी कब दी जाती है? 12 महीने ऑन ही सुपरएनुवेशन, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, इन ऑल केस, क्योंकि ग्रेजुएटी दी जाती है रिटायरमेंट के केस के अंदर। सुपर एनिवेशन इज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अपने आप में पार्ट है, रिट्रीटमेंट अपने आप में पार्ट है। तो इन ऑल ऑफ द अबव केस विल बी द राइट आंसर। ग्रेजुएटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट एक्सीड, क्या बोल रहा है ये कह रहा है ग्रेजुएटी का, ये देखो लिखा है हमने, ग्रेजुएटी का मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट के बारे में। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के ऊपर कैप फिक्स होता है। ग्रेजुएटी का फॉर्मूला 15 दिन पर ईयर होता है, पर मैक्सिमम लिमिट डिफाइन है। ये लिमिट इंप्लॉय और एम्प्लॉय दोनों को इंटरेस्ट सिक्योर करती है। 20 मंथ पे कैप लीगली प्रिस्क्राइब है। 20 मंथ पे 20 महीने का अमाउंट आपको पे कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएटी के अंदर। एम्प्लॉय शैल डिस्प्ले एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन एक्ट एंड द रूल इन अ फॉर्म यू, मतलब एम्प्लॉय शैल डिस्प्ले एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स। रूल और एक्ट के एब्स्ट्रैक्ट का, ये फैक्ट्री में डिस्प्ले होने वाला फॉर्म नंबर के बारे में है। फॉर्म यू किस लिए होता है? फैक्ट्री एक्ट के रूल के हिसाब से एम्प्लॉय को एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले करना होता है। ये डिस्प्ले वर्कर को अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म यू डिजाइन फॉर्मेट होता है, इसमें राइट, ड्यूटी, पेनल्टी का समरी लिखा होता है। ठीक है, राइट, ड्यूटी, पेनल्टी। insufficient cause in show that appropriate government may condone condone the delay in the filing appealing against the order of the controlling authority। 4, पहले क्वेश्चन समझ लो, लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीले कितने देर तक कंडोन मतलब सहन किया जा सकता है? 60 दिन तक। ग्रेजुएटी डिस्पाइट में अपीलियन टाइम बाउंड होती है। ग्रेजुएटी के डिस्प्यूट पे अपील करने का टाइम बाउंड होता है। अगर एम्प्लॉय डीले जस्टिफाई करे गवर्नमेंट तो उसको कंडोन कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउएबल डीले 60 दिन हो सकता है। कह रहा है कि सर मेरे को थोड़ा टाइम दो, मेरे को टाइम दो, तो 60 दिन का आप डीले कर सकते हैं। नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय एन एम्प्लॉय। नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय एम्प्लॉय immediately on his appointment after completion of one service। एक साल की सर्विस होने के बाद आप नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय। अच्छा, नॉमिनेशन कब आप मेड कर सकते हो? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस, आफ्टर ही परमानेंट होने के बाद, या इमीडिएटली अपॉइंटमेंट के बाद। देखिए, नॉमिनेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने ग्रेजुएटी के अंदर, तो उसमें ये कहता है कि नॉमिनेशन तब भर सकता है कि एम्प्लॉय जब उसको 1 साल कंप्लीट हो गया हो, उसने 1 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट कर ली है कंपनी के अंदर, तब वो नॉमिनेशन फिल कर सकता है कि भाई अगर मैं बीच में कुछ हो जाता तो मेरे बदले में ये विल हैंडल, इसको सारे पैसे दे देना, मेरा ग्रेजुएटी वगैरह का जो भी है। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस, 1 ईयर सर्विस ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ wages? DNS allowance। If an employee intend to close the business, he is to be send notice to the controlling authority within
डैश बिफोर द इंटेंड क्लोज्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप अपना बिजनेस को बंद करना चाहते हो तो कितने दिन पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा? 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। नॉमिनेशन किस फॉर्म में फिल? नॉमिनेशन टू बी फिल्ड इन सिंगल फॉर्म, डुप्लीकेट फॉर्म, ट्रिप्लीकेट फॉर्म और क्वाड्रुप्लीकेट डुप्लीकेट फॉर्म में नॉमिनेशन फिल किया जाता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर द रूल? कितने? व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज? अच्छा गलत पढ़ रहा हूँ। विच विल नॉट अमाउंट टू सर्विस ऑफ नोटिस अंडर द रूल, पर्सन सर्विस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय कोरियर और बोथ ए एंड बी। भाई अगर आपको किसी को नोटिस देना है तो कौन सा वैलिड मेथड है नोटिस देने का? पर्सनल सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर। कुरियर जो है वो एक वैलिड मेथड नहीं है। वैलिड मेथड है पर्सनल सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट, बोथ एंड बी विल बी द राइट आंसर। पर ये कह रहा है कौन सा सही मेथड नहीं है आप अपने नोटिस सर्व करने का, कुरियर के थ्रू सही मेथड नहीं है, ये पूछ रहा था, इसलिए ये वाला आंसर है। अगर सही मेथड कौन सा? ये दोनों सही मेथड है तो बोथ एंड बी होता। पूछता कह रहा है विल नॉट द अमाउंट ऑफ द सर्विस, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ बेसिक वेजेस? इसमें से कौन सा बेसिक वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है एज पर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952? देखिए बेसिक वेजेस के अंदर यहां पर डीएनएस अलाउंस भी नहीं आता। जब आप एम्प्लॉय और मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ते हैं तो बेसिक वेजेस की एक बहुत नैरो डेफिनेशन दी है। डीएनएस अलाउंस को एक अलग कंपोनेंट माना गया, ओवर टाइम को एक अलग कंपोनेंट माना गया। बेसिक वेजेस के अंदर सिर्फ बेसिक वेजेस ही आती है, नो डीएनएस अलाउंस। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव। जब डीएनएस अलाउंस ही नहीं आ रहा तो फिर ये क्यों आएंगे? क्योंकि डीएनएस अलाउंस तो मेन पार्ट होता है ना किसी भी चीज का, है ना। सर कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ता है इंश्योरेंस फंड के अंदर? 1% का कंट्रीब्यूशन होता है सर, 10% का नहीं, वो पीएफ के अंदर होता है। अगर कंट्रीब्यूशन 10% टू पीएफ इज एप्लीकेबल टू किस? अगर 10% का पीएफ देना पड़ेगा अगर आपके कंपनी के अंदर ये सारी कंडीशन होगी। एनी स्टैब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड, अगर किसी स्टैब्लिशमेंट के अंदर 20 एम्प्लॉय से कम एम्प्लॉय है तो आपको पीएफ 10% का एप्लीकेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर स्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर है सिक इंडस्ट्री कंपनी या जूट कंपनी, ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों ही केस के अंदर आपको पीएफ 10% का देना पड़ता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पीएफ के अंदर। द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड, कितना मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज एक एम्प्लॉय पे करता है? और एक मिनट रुको, एक मिनट भाई, कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस फंड में 0.5% होता है और 0.5% दिया जाता है। देखो 0.5% दिया जाता है एम्प्लॉय द्वारा, 0.5% दिया जाता है एम्प्लॉय द्वारा, और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर का ले रहा है 1%। गलत है, नन ऑफ द अबव। 0.5% होता है सर, गलत सर, 0.5% होता है सर। अगर यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का बोलता तो 0.05 करके 1 होता। यहां पर सिर्फ बोला गया है 0.5% एम्प्लॉयर का पूछा गया है सिर्फ। मैंने दोनों को जोड़कर 1% दे दिया और इंस्टीट्यूट ने भी अपनी बुक में 1% ही दे रखा है आंसर, जबकि वो गलत है। सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस फंड की बात हो रही है तो नन ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर होगा। 0.5% होता है सर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर वापस। तो मिनिमम एडमिशन चार्ज पेबल करना होता है एम्प्लॉय को, याद रखना फंड के अंदर 500 रुपए का मिनिमम एडमिशन चार्ज पेबल करना होता है एम्प्लॉय को। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होता है वो कम से कम 500 रुपए एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। मैक्सिमम पेनल्टी रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयर हु मेक द डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम पेनल्टी कितना हम रिकवर कर सकते हैं एम्प्लॉय से? 25% का। भाई अगर वो डिफॉल्ट करता है कंट्रीब्यूशन के अंदर, कोई एम्प्लॉयर डिफॉल्ट कर रहा है तो 25% तक मैक्सिमम पेनल्टी हम उससे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं। विड्रॉल फ्रॉम पीएफ मे नॉट बी अलाउड। पीएफ का विड्रॉ अब तो अलाउ हो गया, अब नया इंडस्ट्रियल लॉ आने वाला, पता है ना आपको, पूरी बुक चेंज हो जाएगी, अब आपका नया इंडस्ट्रियल लॉ आएगा। विड्रॉल फ्रॉम पीएफ मे नॉट बी अलाउड फॉर, किसकी जगह पर हम पीएफ का पैसा नहीं ले सकते, मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते, किन किन जगह पर हम पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते? अगर एम्प्लॉयर की शादी है, पोस्ट मेलुकेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। ड्वेलिंग पैलेस, अगर आप अपने इनलेस के लिए कर सकते, शादी के लिए नहीं कर सकते सर।
ठीक है, शादी के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकते हो पीएफ से, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो जहां आपके पास रहने की जगह नहीं थी, आप खरीदना चाहते हो वो, और सर्टेन इलनेस अगर आपके भाई उस पैसे का क्या करना है जब इंसान मरने को हो रहा है, कि वह जब तू लास्ट में रिटायर, और रिटायर से पहले टपक जाएगा तो पैसा तो मेरा, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। हम नहीं कर सकते, शादी के लिए नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम प्रोवाइड सुपर एनुमेशन पेंशन और फिनिश पेंशन बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द ए एंड बी। या जो पेंशन स्कीम होती है वो बेसिकली क्या होता है, जब आप रिटायर हो जाते हो, सुपर एनुमेशन पेंशन कह सकते हो और ऑर्फनेज पेंशन भी इसको कह सकते हो। बोथ ए एंड विल बी द राइट आंसर। भैया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 8.33%। याद रखना कि अगर पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉय को, 8.33% ऑफ द सैलरी, जो उसकी टोटल सैलरी के बराबर ही माना जाता है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएफ, ईपीएफ के लिए कौन सा पर्सन नॉमिनेट नहीं है। वाइफ हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकते हैं, अनमैरिड डॉटर भी ये कर सकते हैं अगर उसकी शादी नहीं हुई हो तो, सन ऑफ द डिजीज सन हु हैव अटेन मेजोरिटी, सन ऑफ डिजीज सन, डिजीज जो मर गया है उसके बेटे का बेटा, जिस बेटे के बेटे को अगर वो मेजोरिटी में अटेन कर लिया है तो माइनर तब तक कर सकते हैं, मगर मेजोरिटी में आ गया तो नहीं कर सकते। ठीक है सर, कितने रह गए? रिपीट रिपीट करके दे रखा है इनको बार बार, नहीं पीछे बाद में। काफी कर लिए, 158 पे थे हम। 223 माइनस 158, 65 कर लिए भैया, 65 बहुत है, इनफ है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 223 प्लस 65 और 288, 3 क्लास और, सिर्फ 3 क्लास और, 3 क्लास में आपका ही समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा लंबी लंबी मैं क्लास नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा हूँ, छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ। आप 3 क्लास का टाइम मुझे देना, मैं चैप्टर खत्म करा, मतलब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 65 और कर दूंगा तो 203 से 65 और जोड़ेंगे 288 हो गया, फिर 65 और देंगे 345, 53, 65 और देंगे 418, 395 MCQ है। तो 3 क्लास और दे दो मुझे आज के बदले में, इसके बाद ही आपका खत्म हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।